So today's class on regulation and metabolism of hypothalamic hypophyseal hormones. That will consist of the second class. So under this, we will read on about the adenohypophyseal hormones. I mean to say whatever the hormones which are released from the adrenal part of the pituitary gland. So basically, this anterior pituitary, these are have enormous influence over the whole endocrine and non-endocrine tissue. मतलब ऐसा समझो कि जो भी जितने भी एनिमल के बॉडी में टिश्यूज हैं रिगार्डिंग एंडोक्राइन या नॉन एंडोक्राइन, जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन स्पेसिफिक टिश्यूज में या ऑर्गन्स में इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट इन्फ्लुएंस है। अब अगर देखा जाए सिक्रेशन के लिए तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टिश्यूज से करते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन है और सोमैटोएस्टीएच, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। कुछ ग्लैंडोट्रोपिक हार्मोन्स भी हैं, जैसे थायराइड है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंटेरियर पिट्यूटरी है, ये एक तरह से होल एंड सोल कमांड करता है मोस्टली जो फंक्शंस हैं एनिमल बॉडी के उस पर, ठीक है। अगर इसके थोड़े भी ठीक से काम ना करने पर या किसी तरह का डिसऑर्डर हो जाती है तो नॉर्मल जो एनिमल है वो अपना मेटाबॉलिज्म या फंक्शन नहीं कर सकता है, ठीक। तो ऐसे कह सकते हो कि ऑल एडिनोहाइपोफाइजियल हार्मोन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। बस ये वेरी करता है द लेंथ ऑफ द चेन, जो अमाइनो एसिड्स के चेन है उन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है, और उसके मॉडिफिकेशन पे। तो जैसे शॉर्ट पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स जो हो गए, ये बेसिकली तुम्हारे एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन है, ठीक है, वो है। अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और बीटा एंडोर्फिन। ये तीन हार्मोन्स जो हैं दैट इज प्रोटीन हार्मोन्स, बट दे आर हैविंग शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। अब अगर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है और प्रोलैक्टिन, ठीक, ये दो। एक तीसरी टाइप की है जो अमाइनो एसिड चेन उसकी कुछ मॉडिफाइड है, मतलब ऑलमोस्ट समझो कि बीच में, मिडिल में, ना बहुत शॉर्ट है ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है। तो इस टाइप की जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं दैट इज द TSH, LH और FSH, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बेसिकली जो एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स हैं इनको इन तीन पार्ट में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स की जब हम बात करें तो दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव टू सब यूनिट्स एंड दे आर लिंक्ड बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ए सब यूनिट जो होता है उसके साथ अमाइनो एसिड अरेंजमेंट जो है वो सेम है, मतलब जो हर एक हार्मोन में है। और ये थोड़ा सा जो चेंज होता है ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ सैकराइड रेसिड्यूज, मतलब जो अमाइनो एसिड की चेन्स है उसमें जो सैकराइड का जो पोजीशन है थोड़ा सा उस पर चेंज होता है। नहीं तो ऑलमोस्ट ये इसकी अरेंजमेंट जो है अमाइनो एसिड की बिल्कुल सेम है हर एक हार्मोन की, एक जैसी। लेकिन इसके उल्टा जो बीटा सब यूनिट है उसकी स्ट्रक्चरली वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है वो हर एक हार्मोन का एक अलग स्पेसिफिक है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग है दैट इज द रिसेप्टर्स, क्योंकि रिसेप्टर ही है जो हर एक सब यूनिट को आइडेंटिफाई करता है और एक दूसरे से अलग करता है, और जिसके कारण की अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, हार्मोन्स का। तो एक क्रोमोफिलिक सेल्स जानते हो, दैट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टेन दे टेक ऑन। मतलब टू टाइप्स का स्टेनिंग होता है, दैट इज एसिडिक और बेसिक। एसिडिक हो गई, इओसिन से हम स्टेन करते हैं, और बेसिक जो है हीमोटॉक्सिलिन
या उसको हम बेसोफिलिक सेल्स भी जानते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोफिलिक सेल्स, मतलब कोई भी सेल हम जिसको स्टेन करके आइडेंटिफाई कर सके, आइदर इट शुड बी फ्रॉम एसिडिक सेल और एसिडिक डाई और बेसिक डाई। तो एसिडोफिलिक सेल्स जो होते हैं दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स लाइक सोमेटोट्रोपिक सेल्स which produce growth hormone, and the prolactin producing cells, that is the mammotropic cells. These both are the acidophilic cells, ठीक है। और बेसोफिलिक सेल्स कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स हो गई, ठीक है, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स है, और थायरोट्रोपिक सेल्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और गोनेडोट्रोपिक सेल्स प्रोड्यूसिंग एफएसएच एंड एलएच। अब देखो ये जो है, अब इसको बढ़िया से ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहा गया है ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी आर हैविंग 5 टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर सिक्रेटिंग 6 डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है। तो अमॉन्ग देम these hormones are characterized on the basis of their staining. So acidophilic cells, ठीक है, एसिड डाई जिनमें है वो है सोमेटोट्रोपिक सेल्स और मेमोट्रोपिक, मतलब ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो है ये एसिडोफिलिक सेल्स के हैं, और बाकी जितने एसीटीएच, टीएसएच या एफएसएच, एलएच है, ये चारों बेसोफिलिक सेल्स हैं। तो याद रखना ये सोमेटोट्रोपिक सेल्स आता है ऑब्जेक्टिव में भी जनरली, ठीक, ग्रोथ हार्मोन, मेमोट्रोपिक सेल्स प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक सेल्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन गोनेडोट्रोपिक सेल से 2 हार्मोन रिलीज होती है, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गई, दूसरी ल्यूटिनाइजिंग। अब अगर हम डिसऑर्डर की बात करें तो हाइपोथैलेमिक डिजीज जो होती है, मतलब ये किसी भी तरह का अगर डिसफंक्शन होगा हाइपोथैलेमस में तो उसका इफेक्ट पिट्यूटरी पे होती है, आइदर एंटीरियर पे हो या पोस्टीरियर पे हो। तो उसके अगर उसमें कहीं भी किसी तरह का माल फंक्शन होता है तो हाइपोथैलेमिक डिजीज कहा जाता है उस स्पेसिफिक कंडीशन को। तो ये जो डिजीज है दे आर द हार्ड टू पिन पॉइंट, मतलब उनको खोजना, उनको समझना, डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है इसका जो वर्क है, जो फंक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम पे, ये मतलब अभी भी अनसुलझा हुआ है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो कहीं ना कहीं से हाइपोथैलेमस लिंक्ड है, लेकिन उसको टू आइडेंटिफाई दैट इज अ वेरी मच प्रॉब्लम। सो हाइपोथैलेमस जो है ये काफी वाइटल ऑर्गन्स को मतलब एक तरह से को सपोर्ट करता है बाय द रिलीजिंग ऑफ वेरियस हार्मोन्स व्हिच आर एक्टिंग ऑन दैट स्पेसिफिक ऑर्गन्स। तो अब ये इसके लिए काफी सिग्नलिंग बनी हुई है, सेल सिग्नलिंग, ठीक है, एंजाइम्स लिंक्ड है ये सारी। तो इस कारण से ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी तरह का डिसऑर्डर हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम में हो जाए तो इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना या फिर इसको ट्रीटमेंट करना, ये थोड़ी सी मुश्किल हो। अब जैसे एक है लो एड्रिनल फंक्शन, अगर लो मतलब एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शन अगर कम हो जाए तो बेसिकली उसमें सिम्टम क्या आएगी, वीकनेस या डिजीनेस, ठीक है। अब जो सिम्टम्स होंगी ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड से, ये हो गई लो एड्रिनल से वीकनेस, डिजीनेस। लेकिन अगर ज्यादा थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करने लगे तो क्या होगा, द पेशेंट, द एनिमल शुड बी सेंसिटिव टू हीट, ठीक है, एंजाइटी होगी या फीलिंग इरिटेबल, मूड स्विंग्स, मतलब अभी बहुत खुश है, अचानक से थोड़ा सा एंजाइटी हो जाएगा, मतलब मूड तुरंत तुरंत चेंज होते रहता है। टायर्डनेस होगी, डिफिकल्टी होगी इन स्लीपिंग में, चूंकि वो बायोलॉजिकल रिदम जो है तुम्हारी वो गड़बड़ कर देती है, ठीक है। लैक ऑफ सेक्स ड्राइव हो जाएगी, डायरिया होगी, कांस्टेंट थर्स्ट, हमेशा लगातार प्यास ऐसा लगा रहेगा, इचीनेस होगी। तो दीज आर द सिम्टम्स। अब स्पेसिफिक अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें दैट इज सोमेटोट्रोपिन। तो ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन क्या है, केमिकली अगर इसका स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सोमेटोट्रोपिक सेल्स।
ठीक है, और ये एनकोडेड होता है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 17, क्रोमोसोम नंबर 17। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये हमें पता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायग्नोज किया कि हाँ इस क्रोमोसोम में अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिलेटेड टू सोमेटोट्रोपिन। तो मोस्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो ब्लड में ही मिलता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 75%। और उसकी अलग कोडिंग की गई है HGHN जीन, which is this gene is responsible for the growth hormone which is covered under the blood, और इसको लेबल्ड किया गया है अलग तरीके से, ठीक है। वैसे ही मॉलिक्यूलर मास जो है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का, दैट इज 22,000 डाल्टन। तो अब मतलब अगर हम उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन जो होती है, तो अगर उस जीन की बात करें, दैट इज मॉडिफाइड एंड मतलब जो फंक्शन है सोमेटोट्रोपिन का उसको थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है। तो दैट इज अ HGHV। यहाँ HGHN जीन है, ये HGHV जीन, N और V, बस ये डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंज हो गया और वो क्या है, वेरिएबल हो गया, दैट इज वेरिएबल। और ब्लड स्ट्रीम में ही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी मतलब फंक्शन जो है चेंज हो जाएगी। और बेसिकली अब ये है कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्लासेंटा में जैसे बोला जाता है कि उस समय जो होती है इम्यूनिटी की पावर थोड़ी सी कम रह जाती है वहां पर, लेकिन क्या है, ग्रोथ वहां पर बढ़ता है। तो बोथ नॉर्मल एंड वेरिएबल फॉर्म्स आर, मतलब 191 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन की ये सीक्वेंस की बनी रहती है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज। अब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA की बात करें, ठीक है। अगर जो मैसेंजर RNA है इसको अगर हम मतलब थोड़ी सी ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लाइस करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हमें देखने में क्या आता है कि जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये शॉर्टर अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं और हल्के हैं, लेस देन कह सकते हो मतलब ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास। जैसे इससे देख रहे हो मॉलिक्यूलर मास जो है 22,000 है STH की, लेकिन ये SGHN जीन में, लेकिन SGHV रिजल्ट्स मतलब जीन पे जो हम रिजल्ट देखते हैं तो वहां मॉलिक्यूलर मास थोड़ा कम हो जाता है और अमाइनो एसिड्स का जो नंबर है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो सोमेटोट्रोपिन जो है एग्जिबिट्स स्पेसिफिकली अ सिग्निफिकेंट इंटरस्पीस वेरिएबिलिटी, मतलब वेरियस जैसे जैसे जो अलग अलग स्पीसीज हैं उसके हिसाब से सोमेटोट्रोपिन की भी फंक्शन थोड़ी थोड़ी सी अलग होती जाती है, थोड़ी थोड़ी चेंज रहती है, और दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। किस टाइप की जीन्स हैं, किस टाइप के अमाइनो एसिड्स, कितने अमाइनो एसिड्स हैं, उसके हिसाब से उनका फंक्शन थोड़ा सा चेंज होते जाता है। अब ये जो चेंज आती है ये जेनेटिकली भी हो सकती है, ठीक है, और इसको हम रिकम्बिनेंट जीन के थ्रू या रिकम्बिनेंसी के थ्रू भी इसको जेनेटिक जो मतलब माल फंक्शन है उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो है हाफ ऑफ द सोमेटोट्रोपिन हार्मोन मॉलिक्यूल्स दे आर फाउंड इन द ब्लड एंड they are bound to a special transport protein that is called GHBP, मतलब ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन है, दिस इज ओनली द रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स इन द ब्लड, ठीक है। इसी के बाइंडिंग होने से ये स्टेज ब्लड में रहता है। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन है ये मेनली क्या है, वही क्लीवेज बनाता है, उसको पकड़ के रखता है। सो बाइंडिंग टू अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट विल इंक्रीज द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। ये जब तक बाइंडिंग प्रोटीन्स लगी हुई हैं ग्रोथ हार्मोन के साथ तब तक इसकी हाफ शेल्फ लाइफ है वो बढ़ ज्यादा रहेगी, अदरवाइज ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। और स्पेशली देख सकते हो जो मैंने इसकी जो क्विकेस्ट ब्रेकडाउन होती है दैट विल टेक प्लेस इन द लीवर, क्योंकि लीवर में जाके क्या होता है फिर उसको फर्दर मेटाबॉलिज्म में जाना होता है, तो इसलिए वो अपने सिंपलर फॉर्म में, तो वहां सबसे ज्यादा जल्दी ब्रेकडाउन। अब सिक्रीशन की बात करें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की, तो इट इज पल्सटाइल। पल्सटाइल मतलब एक सर्टेन इंटरवल पे ऊपर नीचे चलती है, पीक कभी हाई हो जाएगी कभी लो हो जाएगी, एक सर्टेन इंटरवल।
और ये काफी घंटों तक ऐसे चलती रहती है। और ये टोटली डिपेंड करती है किसी भी एनिमल के बायोलॉजिकल रिदम पे। जैसे सोते समय, ठीक है, वो काफी मतलब धीरे हो जाएगा, वो जो रेंज चलता है वो थोड़ा धीरे हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म चल रही है या फिर डाइट फीड कर रहा है एनिमल, तो उस समय जो ग्राफ बनती है ना क्रेस्ट और ट्रफ की, वो थोड़ी सी फ्रीक्वेंट होती है, जल्दी जल्दी होती है, ठीक है। तो ये मतलब कंप्लीट ये चलते रहती है। तो कनेसेंस यही पल्सेटाइल जो बोला गया यही है, इस टाइप का वर्क कर रहा है एनिमल, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हार्मोन जो है मेनली सीक्रेट होती है ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ फेज ऑफ नॉन आरईएम स्लीप, ठीक है, नॉन आरईएम स्लीप मतलब उठने के उठने के तीसरे से चौथे फेज पे, मतलब ऑलमोस्ट उस समय, मतलब एक जो जो डिवाइड किया गया है, मतलब जो फीडिंग टाइम होता है और फीडिंग के जस्ट बाद का टाइम कह लो, स्पेशली फीडिंग के जस्ट बाद का टाइम होता है, उस समय ये हार्मोन जो है सबसे ज्यादा सीक्रेट करता है। अब अगर मैकेनिज्म की बात करें इस हार्मोन की कि कैसे ये एक्ट करता है टारगेट टिश्यू पे, तो ये दो तरीके से करता है, एक तो डायरेक्टली करता है और दूसरा इनडायरेक्टली करता है। तो डायरेक्टली में कहें तो जो ग्रोथ हार्मोन है, ये दैट इज बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। मतलब काफी सारे साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, जो कि एसोसिएट होते हैं काफी इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज के, जैसे एक एग्जांपल जैक2 है। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं जो प्रोलैक्टिन में होते हैं साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स, या फिर जो ग्रोथ हार्मोन में है, एक जैसे ऑलमोस्ट दोनों में है, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो होते हैं इनके साथ ये ग्रोथ हार्मोन बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, और होमोडाइमराइजेशन करते हैं, मतलब एक जैसे कई सारे पार्ट अपना वो बनाते जाते हैं, सीक्वेंस में बढ़ाते जाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ दिस जैक2 काइनेज। मतलब ये जो एंजाइम्स है इसके एक्टिवेशन होने से और फॉस्फोराइलेशन से ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये रिसेप्टर से जुड़ते जाते हैं। और जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे देते हैं और इसके थ्रू ये मतलब सेल्स में एक्टिव होते हैं और फर्दर रेप्लिकेट करते हैं एक ही साइज में। तो वहां से ये डायरेक्ट ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन में चले जाते हैं। तो ये डायरेक्ट हो गई, मतलब एंजाइम के साथ मिलकर सेल्स को मीडिएट करते हैं और जो मैसेंजर आरएनए हैं उनके थ्रू ये डायरेक्ट कवर करते हैं टारगेट ऑर्गन को थ्रू ब्लड। इनडायरेक्टली की जब बात करें तो आईजीएफ, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट आल्सो रिजेंबल्स दैट ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, क्योंकि आईजीएफ ये ठीक है। तो दो एक्स्ट्रा सेलुलर अल्फा और दो ट्रांसमेम्ब्रेन बीटा सब यूनिट्स होती है इंट्रासेलुलर डोमेन में, ठीक है, जिसके थ्रू मतलब इसमें यहाँ कोई रिसेप्टर्स वैसे नहीं है जो कि बाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिसेप्टर्स जो है डायरेक्ट बाइंड रहते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू जैसे यहाँ तो फॉस्फोराइलेशन हुई, एक्टिवेशन हुई काइनेज की, एंजाइम्स की, तब ये एक्टिव होते हैं ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर से। लेकिन यहाँ क्या है, आईजीएफ रिसेप्टर्स के जैसे, ठीक है, मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है उसके जैसे ही होते हैं इसके रिसेप्टर्स, और ये दो अल्फा होती है बाहर और दो बीटा होती है। तो ये सब यूनिट के साथ मिलकर जो इंट्रा सेलुलर डोमेन्स हैं, मतलब जो भी सेल्स के कास्केड्स हैं उनके साथ मिलकर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी क्लियर करती है, कंप्लीट करती है और इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में फिर इन करती है, ठीक है। ये समझे कि नहीं? मतलब डायरेक्टली में क्या है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये डायरेक्ट रिसेप्टर्स के साथ मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइलेशन और एक्टिवेशन ऑफ जैक2 काइनेज। इन दो एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्रोथ हार्मोन बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और वो डायरेक्ट मतलब अपना रेप्लिकेशन करता है और सिग्नल मतलब जो मैसेंजर आरएनए है उसको सिग्नल देता है और ये कंटिन्यू
टारगेट ऑर्गन तक चली जाती है। लेकिन इनडायरेक्टली कंडीशन में क्या होता है, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसके जैसे रिसेप्टर्स होते हैं इसके, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स, ये जाके मिलते हैं अलग अलग रिसेप्टर से, स्पेशली टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को प्रॉम्प्ट करते हैं और उसके थ्रू जाके ये एक्टिवेट होते हैं और फिर मतलब इनकी मैसेंजर आरएनए जो है उसको सिग्नल मिलती है और वो फिर फर्दर टारगेट ऑर्गन तक जाती है। अब इफेक्ट की बात करें क्या है ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ स्टिमुलेशन अगर हम पहला लें तो ग्रोथ स्टिमुलेशन मतलब इट स्टिमुलेट्स chondrogenesis and sulfate deposition to cartilage in young individuals with unclosed growth plates. मतलब the bones grow in length. ग्रोथ स्टिमुलेशन मतलब ग्रोथ कैसे स्टिमुलेट हो रही है, तो जो इसमें स्पेशली है कि जो बोन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, बिकॉज मतलब उसमें सल्फेट की डिपोजिशन होती है कार्टिलेज में, ठीक है, और उसके कारण ये यंग एनिमल्स में होती है जनरली। और ग्रोथ ऑर्गन जो है मतलब इफेक्ट ऑन ऑर्गन ग्रोथ, माने ये ऑर्गन के ग्रोथ को इफेक्ट करती है ग्रोथ स्टिमुलेशन, लेकिन ये होती है जनरली यंग में। मेटाबॉलिक चेंज की बात करें तो इट एक्टिवेट्स प्रोटीन एनाबॉलिज्म विथ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स टू सेल्स, इंक्रीज एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करती है। तो इसमें क्या है, इंक्रीज इन कोलेजन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करती है और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस देती है। अमीनो एसिड के जो सेल्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट करती है, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। मतलब क्या बनाना है, किस चीज से क्या बनाना है, ग्रोथ के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आ जाती है। तभी तो कुछ मतलब जो फीड लिया उससे क्या क्या बनना है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ये मेटाबॉलिक चेंजेस में आती है। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन, मतलब सोडियम फॉस्फेट पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह जो है, जो कि ग्रोइंग टिश्यूज के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है, उसमें ये हेल्प करती है। इसके बाद देख सकते हो कि डायबिटोजेनिक इफेक्ट है, ठीक है, डायबिटोजेनिक इफेक्ट ये प्रमोट क्या करता है, फॉर द इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, मतलब लीवर तक ग्लूकोज को पहुंचाने का, और पेरिफेरल मतलब ऑर्गन में जो ग्लूकोज है उसकी यूटिलाइजेशन उसको करना, ठीक है, वो वहां से डिक्रीज करेगा और लीवर में जाके मतलब एक तरह से पेरिफेरल से सेंट्रल में लाता है और उसकी यूटिलाइजेशन करता है ग्लूकोज की। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर हाइपरग्लाइसेमिया होगी, ठीक है। सो इट डिक्रीजेस, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी वाया एक्टिवेशन ऑफ लाइपोलाइसिस, मतलब जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करता है और बॉडी में उनको फर्दर जहां भी जरूरी है वहां डिस्ट्रीब्यूट करता है। So the fatty acids and glycerol are released into the bloodstream and they serve as an energy source, ठीक है। So इस प्रोसेस को हम लोग कीटोजेनिक इफेक्ट भी कहते हैं। कीटोसिस पढ़े होगे शायद तुम लोग, 4th या 5th ईयर में पढ़े हो, तो वही है ग्लूकोज का जो अपटेक है, ठीक है। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन करके ब्लड स्ट्रीम में डालता है और प्रोवाइड करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा है प्रोटीन लाइक प्रोलैक्टिन लाइक इफेक्ट्स, मतलब कह सकते हो कि ये प्रोलैक्टिन जैसा ही इफेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टोट्रोपिक रिसेप्टर, बिकॉज इट कैन स्टिमुलेट लैक्टोजेनेसिस, मतलब जेनेसिस ऑफ लैक्टोजेन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कह सकते हो मिल्क, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन की इंपॉर्टेंस है। अब रेगुलेशन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन की जो रेगुलेशन है ये मतलब नेगेटिव फीडबैक पर है। जैसे जब भी आईजीएफ इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर 1 का जब इंक्रीज होता है लेवल, तो ये क्या करेगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को के सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टैटिन हार्मोन, जो कि पढ़ा था ना, लिब्रिन और स्टैटिन। मतलब इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है ये इनहिबिट करता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के सिक्रेशन को और उसके साथ साथ
वही नेगेटिव फीडबैक आएगा और वहां से सोमेटोस्टैटिन है जो वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो ये जो है ये मेंटेन रखती है हाउ मच the level of somatotropic hormone secretion may be required. अब देख सकते हो इसको भी अलग अलग पार्ट में बताया गया है, जैसे एप्सिडोक्ली प्रोड्यूस्ड GRH stimulating the synthesis and release of somatotropic hormone in anterior pituitary. मतलब ग्रोथ हार्मोन जो इसको स्टिमुलेट करना, सिंथेसिस करना, ये जो है डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमेटोट्रोपिक हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो सोमेटोस्टैटिन जो है इट हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि सोमेटोस्टैटिन इज द कह सकते हो अपोजिट ऑफ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन प्रोडक्शन। सो अपार्ट फ्रॉम दीज हाइपोथैलेमिक प्रोडक्ट्स देयर आर अदर स्टिमुलाई which regulates the level of सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इन एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे और भी हाइपोथैलेमिक प्रोडक्ट्स हैं जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को लेवल को रेगुलेट करते हैं, चेक करते हैं। सो द प्रोडक्शन इंक्रीजेस आफ्टर स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है तो उसके बाद भी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का कह लो रिलीज शुरू या सिक्रेशन शुरू हो जाता है, या फिर लैक ऑफ फूड हो जाए, या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, या हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी, इंसुलिन की कमी होगी, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। लाइकवाइज इंक्रीज होगी प्लाज्मेटिक लेवल ऑफ वेरियस अमीनो एसिड्स, ग्लूकागोन और एडिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये क्या करेगा, दैट विल काउज टू राइज इन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब जब जब बॉडी स्ट्रेस में है या फिर किसी तरह से अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर फिर से ये सोमेटोस्टैटिन हार्मोन को प्रिवेंट करेगी, नेगेटिव फीडबैक देगी और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सो डिक्रीज कब होगा, जब ये वापस ग्लाइसेमिया या बीटा एडिनोसिन एगोनिस्ट जो है ये मतलब दैट विल इनडायरेक्टली राइज इन द फ्री फैटी एसिड्स और कॉर्टिसोल इन ब्लड। मतलब किसी तरह का भी अगर कॉर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ जाता है या फिर फैटी एसिड्स वो अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो फिर मतलब ये जो ग्लाइसेमिया है या बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है फिर ये डाउन होने लगते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें तो सरप्लस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन यंग वंस रिजल्ट्स इन एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड एक्सट्रीम हाइट। जैसे कंडीशन सुना होगा जिजांटिज्म या एक्रोमेगाली सुना होगा, तो ये सब क्या है, मतलब एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जिजांटिज्म जो है दूसरा अडल्ट में हो गया, epiphyseal parts of the bone longer have the ability to grow but an observable enlargement body extremities। ठीक है, जैसे एक्रल पार्ट सच एज लोअर जॉ हो गया, ब्रो रिजेस हो गई, या फिट और नोज किसी का जब थोड़ा लंबा हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो जो थोड़ी बहुत ऐसी चेंजेज होती है किसी एक स्पेसिफिक चीज में, उसको एक्रोमेगाली भी हम लोग कहते हैं। तो a shortage of somatotropin in young causes small stature, that is dwarfism। ठीक है, बौनापन जिसको बोलते हैं, और the reason may lie in adequate production of somatotropic hormone और insensitivity of its receptor। मतलब अगर somatotropic hormone किसी तरह से कंप्लीट सिक्रेट नहीं हो पा रहा है या प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, या तो वो कंप्लीट हो रही है लेकिन अपने रिसेप्टर के साथ एक्ट नहीं कर पा रहा है, बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो यंग वंस हैं, यंग एनिमल्स हैं, दैट विल मे नॉट गेट देयर एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट साइज एंड शेप। तो उस कंडीशन को फिर हम लोग डॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऑलमोस्ट दिस विल कंटिन्यूज फॉर द दिस